खबर उत्तराखंड से है। कांग्रेस ने विधानसभा में त्रिवेंद्र सरकार को घेरा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सदन में सरकार घिरती हुई नजर आई। सवालों के घेरे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी आए। 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। कांग्रेस की नियम 310 के तहत चर्चा की मांग। स्पीकर ने नियम 58 के तहत चर्चा को मंजूरी दे दी। केएस पवार की पत्नी रामेश्वरी डायरेक्टर हैं। सोशल म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड नाम से है कंपनी। इस कंपनी की डायरेक्टर है। तत्कालीन मुख्य सचिव ने जांच के आदेश भी दिए थे। आरबीआई ने जून 2018 में नोटिस दिया था। कंपनी के ट्रांजैक्शन पर रोक का आदेश दिया गया था। कंपनी की अवैध गतिविधियों की जांच हो, यह कहा गया था। कंपनी का दफ्तर देहरादून में है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात अगर होती है तो जीरो टॉलरेंस दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस ने जिन आरोपों के तहत सरकार को सदन के अंदर घेरने की कोशिश की है उसमें मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार और उनकी कंपनी है। नाम है केएस पवार और उनकी पत्नी रामेश्वरी डायरेक्टर हैं इस कंपनी की। कंपनी का नाम सोशल म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड है और ये कंपनी पर आरोप लगे हैं। तत्कालीन मुख्य सचिव ने भी जांच के आदेश दिए थे, लेकिन क्या हुआ? गरिमा जी जुड़ रही हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस है। स्वागत है गरिमा जी R9 टीवी में आपका। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात के बीच जो विधानसभा में आज कांग्रेस के विधायकों ने सरकार को घेरा है और जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग रहे हैं, अपनों को लाभ पहुंचाने के आरोप कांग्रेस द्वारा लग रहे हैं, आपके जरिए समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जब से ये सत्ता पर काबिज हुए हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी, इन्होंने नारा तो दे दिया जीरो टॉलरेंस का, लेकिन उसकी आड़ में जो यहाँ 4.25 साल से बंदरबांट चल रही है, अपने अपनों को फायदा पहुंचाने की जो मुहिम चल रही है, और कई ऐसे नारे हैं जिनकी आड़ में बहुत कुछ चल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आड़ में यौन उत्पीड़न इनके ही नेताओं के द्वारा महिलाओं का किया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास की आड़ में यहाँ 13 किसानों ने आत्महत्या कर ली। तो कहने का अर्थ यह है कि भ्रष्टाचार की जहां तक अगर हम बात करें तो अभी हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर किया था सीबीआई जांच का मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उसमें याचिकाकर्ता की जो वो है उसको क्वैश करते हुए जो शिकायत सरकार ने की थी उसको क्वैश करते हुए मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की बात कही थी। उसके बाद भी मुख्यमंत्री अपने पद पर बने हुए हैं। यह हतप्रभ करने वाली बात है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री के ऊपर अगर भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे हों और हाईकोर्ट उसका संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच की बात कर रहा हो, तो ऐसे में तो मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब भ्रष्टाचार के आरोप वो हैं कौन से, वो मैं आपको बताती हूँ कि झारखंड में जब ये प्रभारी के रूप में गए तो वहां इन्होंने किसी के संग इनकी साठगांठ चल रही थी, तो इनके लगभग 13 से 17 इनके सगे संबंधियों के अकाउंट में पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। कितना पैसा ट्रांजैक्ट हुआ, किस अकाउंट नंबर में हुआ, ये सारी सीडी और पेन ड्राइव हमने हमारे विधायकों ने, उपनेता प्रतिपक्ष करण मेहरा जी ने सदन में उठाया था मामला लगभग 1 साल पहले, और ये सदन को प्रॉपर्टी आज सदन की है, वो पेन ड्राइव और वो सीडीज जिसमें इसका पूरा ब्यौरा दिया गया था। लेकिन विडंबना देखिए कि जीरो टॉलरेंस की सरकार ने आज तक इस पर कोई ना समिति गठित की, ना इस पे कोई जांच बैठाने का काम किया, जबकि होना ये चाहिए था कि विधानसभा अध्यक्ष की जब प्रॉपर्टी हो गई, जब उनके सुपुर्द कर दिया गया और सारे डिटेल्स उनको दे दिए गए, तो उसके बाद भी जांच ना होना, कोई समिति ना बैठना। देखिए न्याय सबके लिए बराबर होता है लोकतंत्र में, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, न्याय के सामने सब एक बराबर हैं। तो ऐसे में आप मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन जब उपनेता प्रतिपक्ष आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और जो आरोप लगा रहे हैं उसके प्रमाण भी पेश कर रहे हैं, सबूत भी दे रहे हैं, तो उसके बाद भी जांच ना होना अपने आप में संदेह के घेरे में पूरी की पूरी सरकार आती है। और यही जब याचिकाकर्ता ने भी हाईकोर्ट में सारे तथ्य रखे तो हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के आरोपों पर। मैं पुष्टि नहीं कर रही कि वो भ्रष्टाचारी ही हैं, या मैं पुष्टि नहीं कर रही कि वो उन आरोपों में संलिप्त हैं या नहीं है, लेकिन ये जांच का विषय तो है ना। तो आपने जांच समिति क्यों नहीं बैठाई? आप गरीब आदमी की तो नकेल कसेंगे, गरीब आदमी के आप फंदा बनेंगे, शिकंजा कसेंगे, अपने ऊपर जब जांच की बात आएगी तो आप कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने आज तक 2 शब्द नहीं फूटे। अब ये केएस पवार जो उनके सलाहकार भी
हैं और यहाँ कई चैनल उनके चलते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ऊपर केस चल रहा है। जैसा कि आपने कहा, मुख्य सचिव ने भी संज्ञान लेते हुए इसकी जांच का आदेश दिया था। उसके बाद सारा कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। ये उसी तरह है जिस तरह से संगठन महामंत्री संजय कुमार के ऊपर यौन उत्पीड़न की पुष्टि होने के बाद उनको बैकडोर से दूसरे प्रदेश का रास्ता दिखा दिया गया। ये नाकाफी था जी। आपने यहाँ से बेदखल कर दिया, लेकिन आपने सजा क्या मुकर्रर करी? अगर उन्होंने पाप किया था संजय कुमार ने, तो सजा मिलनी चाहिए थी उनको। तो सजा कहीं नहीं मिली, वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। आज महेश नेगी प्रकरण, जो दोराहाट के विधायक के ऊपर पीड़िता ने कहा है कि मेरी बच्ची जो है 6 महीने की, वो महेश नेगी के द्वारा पैदा की गई है और डीएनए जांच में इसकी पुष्टि कर लीजिए। एक ही मांग है उस पीड़िता की कि विधायक की डीएनए कर लीजिए, मेरी बच्ची का डीएनए कर लीजिए, मिलान कर लीजिए। अगर मैं गलत पाई जाती हूँ तो मुझे सजा दीजिए, और अगर विधायक साहब मेरी बच्ची के पिता हैं, ये साबित हो जाता है, तो विधायक साहब को मेरी बच्ची इन को सब मामलों को गरिमा जी किस तरीके से देखें? क्योंकि आज काजी निजामुद्दीन को अगर सुनते हैं विधानसभा में, तो वो इस कंपनी का मुद्दा उठाते हैं जो औद्योगिक सलाहकार मुख्यमंत्री के हैं, अपवार साहब, उनकी कंपनी के, जिनकी उनकी वाइफ जो है उसकी निदेशक हैं। और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष को अगर सदन के अंदर सुनते हैं, वो कहती हैं कि बीजेपी के ही विधायक भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं, वो दिल्ली में पत्र भेजते रहे, और बीच में एक पत्र वायरल भी हुआ था बड़ी तेजी के साथ, जो जेपी नड्डा साहब को लिखा गया था। पूरन फर्त्याल बीजेपी के विधायक, उन्होंने लिखा था। इन सब के बावजूद क्या समझा जाए? आपको एक कदम बढ़ाकर और बताती हूँ आपको। इनके लाखीराम जोशी जी हैं, जो पूर्व सांसद हैं भाजपा के, उन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, उनके ऊपर इन्होंने पत्र लिखा, जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह तक सबको, और ये खुद भाजपा के सांसद ने, पूर्व सांसद ने लगाया, लाखीराम जोशी ने। अच्छा, पूरन फर्त्याल जो लोहाघाट के इनके सिटिंग एमएलए हैं, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है मेरी सरकार। उन्होंने कहा कोई जीरो टॉलरेंस नहीं चल रहा है। और जब उनकी सुनवाई यहाँ नहीं हुई प्रादेशिक स्तर पर, उनको नोटिस पार्टी की तरफ से दे दिया गया मुंह बंद करने के लिए, तो फिर वो और मुखर होकर कार्य स्थगन का प्रस्ताव लाए विधानसभा के अंदर, और उन्होंने पत्र लिखा। और जेपी नड्डा जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी उनका यहाँ पर 4 दिवसीय जो दौरा था, उसमें उन्होंने अलग से मुलाकात करी जेपी नड्डा जी से कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही मुख्यमंत्री के दरबार में, मैं बार बार भ्रष्टाचार की शिकायत लगा रहा हूँ। मेरे वहाँ जो मार्ग बन रहा था जौलजीबी टनकपुर मार्ग, उसमें भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर हुआ है। और तीसरी बात और सुनिए, बंशीधर भगत, मेरे पास वो अभी तक न्यूज़पेपर की कटिंग रखी है जिसमें बंशीधर भगत जी का कोट है, कोट अनकोट उनको कर रही हूँ कि जिला प्राधिकरण जो है, जो त्रिवेंद्र सरकार ने गठित किया है, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। तो अब आप बताइए और क्या सबूत चाहिए यहाँ? हम तो नारा देते ही हैं कि अब तो ये स्पष्ट है मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, त्रिवेंद्र रावत भ्रष्ट है। तो अब उसके बाद गरिमा दसोनी जी, एक बात जानना चाहेंगे आपसे। और जब पूरन फर्त्याल ने आरोप लगाए पत्र के जरिए, तो सवाल पीडब्ल्यूडी पर उठे, और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आप भी जानती हैं मुख्यमंत्री के अंडर आता है। और ऐसे में जब अभी दौरा हुआ था जेपी नड्डा साहब का, और उस दौरे से बात निकल कर ये आई कि जेपी नड्डा साहब मुख्यमंत्री के काम से खुश हैं, और कुछ मंत्री हैं जिनके काम से उनकी नाराजगी है, और ये सब कुछ उनकी नजरों के सामने होता रहा है और हो भी रहा है, उन सब पर चुप्पी क्या कहती है? देखिए, जनता को भ्रमित करने के लिए पीठ थपथपाकर जेपी नड्डा का जाना अपने आप में ये बताता है कि भाजपा का चाल चरित्र चेहरा क्या है। भाजपा आखिर जनता को भरमाने के लिए अपने लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। जहां तक आपने चिट्ठी की बात करी या पूरन फर्त्याल की शिकायत की बात करी, वो तो रही पीडब्ल्यूडी की बात। अब आबकारी का सुनिए, आबकारी भी मुख्यमंत्री संभालते हैं। आबकारी में 200 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया शराब कारोबारियों का। तो आप बताइए, कोरोना संकट तो सबके ऊपर आया, लेकिन माफी केवल शराब कारोबारियों को दी जाएगी। यानी कि इस बात से ये पुष्टि होती है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और उनकी पूरी सरकार यहाँ के भू माफियाओं, खनन माफियाओं और शराब माफियाओं के शरणागत हो चुकी है, उनके आगे नतमस्तक हो चुकी है। गरिमा जी, 20 साल हो गए उत्तराखंड को बने, और भ्रष्टाचार की बू बार बार आती रही और धुआं उठता रहा, और ये कहते रहे, हर सरकार कहती रही कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, लेकिन वो दीमक जो है ना उत्तराखंड को लगातार खाता रहा, इसलिए प्रगति नहीं हो पाई। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, करनी और कथनी में फर्क यही है क्या? क्योंकि कहते तो हम कुछ और है और होता कुछ और है। करनी और कथनी की तो पुष्टि इस बात से हो जाती है भाई साहब कि इनके मैनिफेस्टो में, इनके दृष्टि पत्र में पहले पृष्ठ पे है 100 दिन के अंदर हम लोकायुक्त लाएंगे, और फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि 85% मेरी मैनिफेस्टो की घोषणाएं पूरी हो गई। जब आपके पहले पृष्ठ की पहली घोषणा जो थी लोकायुक्त लाने की, आपने वो गठित नहीं किया, और आप लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार होगा ही नहीं मेरी सरकार में, तो लोकायुक्त की जरूरत क्या है?
हम तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं ना कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा तो पूरन फर्त्याल क्यों आवाज उठा रहे हैं? भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है तो बंशीधर भगत क्यों आवाज उठा रहे हैं? भ्रष्टाचार अगर नहीं हो रहा है तो ये केएस पवार के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं, जो आपके खुद के ऊपर इल्जाम लगे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? उस समय मुख्यमंत्री जी चुप्पी साध लेते हैं और उधर से गडकरी जी की चिट्ठी आ जाती है कि भाई NH-74 की जांच रोको, ये मनोबल गिराने वाला है अधिकारियों का। व्हाट डू यू मीन? मनोबल गिर जाएगा अधिकारियों का, इसलिए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं होगी, NH-74 घोटाले की जांच नहीं होगी। तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक सब हमाम में नंगे हैं और केवल इन्होंने भारत देश को गर्त में पहुंचाने का काम किया। खासकर उत्तराखंड को शर्मसार करने वाले तो कई कीर्तिमान, जैसा मैंने आपको बताया, 20 साल के उत्तराखंड के इतिहास में अभी तक किसानों ने आत्महत्या नहीं की थी भाई साहब प्रदेश के अंदर। यहाँ किसी व्यापारी ने मंत्री के दरबार में आत्महत्या नहीं की थी। यहाँ महिलाओं का उत्पीड़न नेताओं के द्वारा नहीं किया गया था उत्तराखंड में। यहाँ पंडा पुरोहितों को देवस्थानम बोर्ड गठित करके नाराज नहीं किया गया था। हमारे 4 धाम विश्व प्रसिद्ध हैं, यहाँ के पंडा पुरोहित भी हमारे लिए उतने ही आदरणीय, उतने ही सम्मानित हैं जितना यहाँ के देवी देवता। आपने उनको सड़क पर ला दिया, वो आंदोलनरत हो गए। हमारे सभी जो हैं कर्मचारी आंदोलनरत हो गए 108 के, जो कि हमारे एक तरह से रीढ़ थे हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की, वो आंदोलनरत रहे। तो इस सरकार का तो निजाम ही बिगड़ा हुआ है और पूरा यहाँ उल्टी गंगा बह रही है इस प्रदेश के अंदर। मुकदमे सारे विपक्ष पर ठोके जाओ, अपने ऊपर कोई कार्रवाई मत करो। और आज कोरोना संकट की आड़ दिखाकर आप कभी सत्र 3 दिवसीय कर रहे हैं, कभी आप कोरोना संकट की आड़ दिखाकर आपने होटल व्यवसायियों के ऊपर इतना बड़ा कुठाराघात किया कि ठीक 1 दिन पहले आपने जियो जारी कर दिया कि यहाँ क्रिसमस का और न्यू ईयर का कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। सब लोग बुकिंग ले चुके हैं, पैसा पकड़ चुके हैं, सारे होटल व्यवसायियों को क्या सड़क पर ला दोगे आप? बिल्कुल। सारे यहाँ वेडिंग पॉइंट्स जो हैं बंद हो चुके हैं आपके इसी तानाशाही रवैये के चलते। आपकी रैलियों के लिए दूसरे मापदंड हैं। आप नड्डा के आने में पूरे देहरादून शहर में जो है लाखों की भीड़ उमड़ जाती है सड़कों पर, और तब आपके कोरोना संकट नहीं चल रहा होता आपके लिए। आज होटल व्यवसायी बेचारे क्रिसमस की राह देख रहे थे और न्यू ईयर की राह देख रहे थे और बुकिंग्स पकड़े हुए थे। आपने ठीक 24 घंटे पहले आपने जो है जियो जारी कर दिया। बिल्कुल। तो कितनी बड़ी पीठ में छुरा बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो भ्रष्टाचार है गरिमा दसवानी जी, सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार है। और इस छोटे से राज्य में और बहुत कम उम्र का ये राज्य, और ऐसे में ही अगर भ्रष्टाचार का दीमक इस पर लग चुका है तो ये समझिए कि ये इसकी प्रगति, इसका विकास, इसका उत्थान किस तरीके से होगा। और मौजूदा वक्त में जिस तरीके से विधानसभा में देखने को मिला, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार पर एक बार फिर से सरकार को घेरा है।